तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो सर्वर टेक्नोलॉजी के बारे में हम शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो से मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था कि सर्वर हम दोनों तरफ समझेंगे। आज से हमारा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में या फिर माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम की टेक्नोलॉजी के बारे में हमारा जो भी कोर्स है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था कि अगर आपको सर्वर पढ़ना है तो इन सभी की नॉलेज होनी ज़रूरी है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सर्वर क्या है मैंने आपको समझाया था। मैंने ये भी बताया था कि सर्वर की टेक्नोलॉजी, उसकी प्रोसेस, फंक्शंस, इन सभी की जो बेसिक हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारे सर्वर्स की बेसिक प्लेलिस्ट में चलने जाएगी। और बेसिक प्लेलिस्ट में जितने भी बेसिक सिखाया हुआ है वो सब कुछ समझना ज़रूरी है। उसके बाद में इस प्लेलिस्ट को आपको प्ले करना है, क्योंकि एक ही प्लेलिस्ट में ये चीज़ें मैं एंटर करूँगा तो आपको जो है पता नहीं चलेगा। ओके, इस प्लेलिस्ट में सिर्फ आपको माइक्रोसॉफ्ट की MCSA के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर शुरुआत हम करेंगे कि विंडोज़ की एंटी सिस्टम से, फिर हमारा शुरू होगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2008। तो जितने भी मैंने बेसिक प्लेलिस्ट वगैरह जो बताई है वो जाकर देखिए, समझे। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं यहाँ पर कि विंडोज़ एंटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हैं किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाए। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियरली एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ।
और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, किससे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि पिछली वीडियोस के अंदर कि कंप्यूटर के तरह ही सर्वर का अपना एक हार्डवेयर अलग से होता है। मैंने कहा था कि कंप्यूटर के अंदर जो भी हार्डवेयर की पार्ट्स होते हैं उसी तरह से सर्वर के भी अपने हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं। इन सभी की वीडियोस जो है मैंने आपको समझाया है, वो वीडियो जाकर देखिए वन बाय वन करके। तो सर्वर की जो हार्डवेयर की हम बात करें या सर्वर की टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो सर्वर का हार्डवेयर जो है वो कैसा होता है, किस तरह का होता है, सर्वर की टेक्नोलॉजी कैसे होती है, सर्वर के अंदर उसके हार्डवेयर कैसे होते हैं डेस्कटॉप के मुकाबले, और भी बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं या कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी होती है, जितने भी हमारे सिस्टम्स के सर्वर की टेक्नोलॉजी होती है, इन सभी के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हम बात करते हैं तो जब से हमारा विंडोज़ डोस कमांड सिस्टम आया था तो डोस कमांड ऑलमोस्ट जितना है कि
यूँ कह सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट डोस कमांड के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट से हम यूज़ करते थे। तो डोस कमांड, इसके अंदर आप कमांड से सिस्टम देते हो, कमांड से जो भी लिखते हो, कमांड से हम डेटा भेजते थे। उस टाइम के अंदर 1969 से शुरू हुआ था और 1989 आते तक, ओके 1990 तक ये ऑलमोस्ट जो था वो ग्राफिकली में धीरे धीरे आने लगा, क्योंकि शुरुआती के दौर में जब 1972 की बात करो तो उस टाइम के अंदर ना माउस पॉइंट था और ना ही माउस पॉइंट के साथ साथ कोई ग्राफिक्स था। ओके, जैसे कि यहाँ पर जैसे देखिए मैं ग्राफिक्स है, तो इसे कहते हैं GUI बेस्ड ग्राफिक यूज़र इंटरफेस हम बोलते हैं। जैसे कि मैं स्टार्ट बटन दबाता हूँ तो देख सकते हैं कि ग्राफिक्स आ रहे हैं। ओके, ये ग्राफिक्स होते हैं, इसे कहते हैं हम ग्राफिक्स। लेकिन उस टाइम के अंदर, उस समय के अंदर सिर्फ डोस कमांड चलती है। डोस का कमांड होता है कि हम CMD लिखते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट लिखते हैं और सिर्फ यहीं से ही आपको काम करना होता था। और उस टाइम के अंदर ये वाइट नहीं था, उसके अंदर आप पूरा ग्रीन का पूरा, मतलब कि जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हो या स्टार्ट करते हो तो सीधा कमांड ओपन होता है। ओके, कमांड का ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम था। तो उसी के अलावा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो हम बात करते हैं तो उसने शुरुआत की थी आपको ऑलमोस्ट, जो ग्राफिक्स की हम बात करें तो 1986 1987 के अंदर ऑलमोस्ट जो है नोटपैड वगैरह थोड़ा बहुत कुछ वगैरह जो ग्राफिक्स का स्टार्ट हो चुका था। ओके, उस टाइम के अंदर की हम बात करते हैं। और C++ और जावा और KSL बेस्ड लैंग्वेज और ग्रीन और भी बहुत सारे जो 3 लैंग्वेज है, जिसको BCL बोलते हैं, KSL बोलते हैं, बेस्ड लैंग्वेज बोलते हैं। फिर बाद में C आया, फिर C++, फिर जावा आया। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस के अंदर फिर HTML आया। जैसे ही ये सारी लैंग्वेज को इकट्ठा करके एक अच्छी तरह से छोटा प्रोग्राम बनाया गया, तो पहला जो था वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप कह सकते हो। तो शुरुआती दौर में जो माउस पॉइंट की हम बात करें या माउस टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहले हार्डवेयर आया था। उस टाइम के अंदर अगर उस माउस की बात करें तो पहले बहुत ही एक शुरुआती जो हार्डवेयर बनाया गया था तो वो एक लकड़ी के अंदर हार्ड माउस बनाया गया था। इसकी पिक्चर मेरे पास नहीं है, लेकिन होता तो बताता। दूसरी मेन चीज़ की ध्यान से देखोगे कि माउस पॉइंट की बात या फिर माउस की बात करें तो माउस को अच्छी तरह से बनाया, उसको ट्रैक बॉल टाइप के अंदर डाला गया। माउस पॉइंट बन चुका था उस वक्त ग्राफिक्स भी अच्छी तरह से थोड़े बहुत डेवलप हो चुके थे, जिनमें नोटपैड, जिनमें कमांड सिस्टम, जिनमें स्टार्ट मेनू, हम सिर्फ विंडोज़ की बात करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी ग्राफिक्स आ चुकी थी, जैसे कि IBM कंपनी का लोगो है, इंटेल कंपनी का लोगो है। फिर आप कह सकते हो कि इंटेल कंपनी के साथ साथ और भी बायोस का थोड़ा बहुत ग्राफिक्स वगैरह, सेटिंग्स वगैरह। तो उस टाइम के अंदर बहुत सारे ग्राफिक्स आ चुकी थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की ग्राफिक्स की बात करें, तो बहुत सारी कंपनीज ने मिलकर, इंजीनियर्स ने मिलकर अपने अपने डेटा शेयर करना शुरू किया और यहीं से अलग अलग पार्ट बनने शुरू हुए। और जैसे ही ग्राफिक्स बनने लगे, जो भी था सबने जो है वो यूँ कह सकते हो कि अपने अपने सिस्टम के अंदर डेवलप करना स्टार्ट किया। तो इंटेल कंपनी ज़्यादातर प्रोसेसर उस टाइम के अंदर 1986 और 1989 के बाद के प्रोसेसर के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। ज़्यादातर उन्होंने हार्डवेयर बनाने के ऊपर ध्यान दिया और उसके अलावा उन्होंने ज़्यादातर प्रोटोकॉल और उसके बैकग्राउंड के अंदर, मतलब कि जो प्रोसेसर जो हमारा ग्राफिक्स दिखा रहा है उसकी मशीन लैंग्वेज जो होती है उसके ऊपर काम करना शुरू किया। वो प्रोग्राम के अंदर वो इंटेल कंपनी ने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया ताकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, प्रोग्रामर है, वहाँ से उनकी डिमांड भी बढ़े और उसका काम भी अच्छी तरह से, उनका जो रिलायबिलिटी मतलब रिलायबल भी हो। उस टाइम के अंदर 16 बिट और 32 बिट, यही 2 बिट के प्रोसेसर काफ़ी फेमस हुए थे इंटेल कंपनी के। फिर बाद में देखा जाए तो IBM कंपनी ने प्रोसेसर के थ्रू ही अपना और अच्छी तरह से मदरबोर्ड बनाना स्टार्ट किया और भी बहुत सारी कंपनीज आने लगी। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं सर्वर पर, देखिए सर्वर जानना है तो आपको हार्डवेयर का जो टोटल जो सर्वर हार्डवेयर का जो टोटल प्लेलिस्ट है वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा।
ऊपर से जो हार्डवेयर का जो भी कोर्स है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो कंप्यूटर हार्डवेयर का जो कोर्स है वो तो जिनको आता है वो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको सर्वर का हार्डवेयर समझना पड़ेगा, उसका पहले से आपको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ आप समझ पाओगे। ओके, तो अगर आज के टाइम के अंदर विंडोज़ एंटी की हम बात करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी जो है ये विंडो एंटी यूज़ करके विंडोज 7 को कंट्रोल कर पाए या फिर विंडो 10 को कंट्रोल कर पाए। कंट्रोल कर सकता है नो डाउट, लेकिन उतनी अच्छी सिक्योरिटी नहीं दे पाएगा, उतना अच्छा मेंटेन नहीं कर पाएगा, उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम जब बनती है तब वो पुरानी वाली सिस्टम को खामियां देखती है, फीचर्स देखती है और नई टेक्नोलॉजी नए प्लानिंग के साथ आती है। तो इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च वगैरह प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, फिर उसके अंदर नया डेटा ऐड किया जाता है और फिर उसको डेटा वही थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसी के ऊपर जो है डेटा के अंदर बहुत सारे डेटा चेंज किए जाते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग की फाइल्स के अंदर प्रोग्राम इंजीनियर्स होते हैं, काफ़ी बड़ी टीम होती है और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे डायरेक्टली एक सेकंड में नहीं बनती है, उसके पीछे 2-3 साल लगते हैं। ओके, आज के टाइम के अंदर 2-3 साल से भी ज़्यादा जो लोग होते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनीज के जो है अपने अपने ड्राइवर्स, उसकी फैसिलिटीज, उसके हार्डवेयर के हिसाब से जो है चलाना होता है। तो उस टाइम के अंदर हम बात करते हैं, अगर विंडोज़ एंटी यही ऑपरेटिंग सिस्टम जो थी सर्वर को, विंडोज़ को या फिर सर्वर प्लेटफॉर्म को काफ़ी यूके की सपोर्टिव और पहला ऐसा कदम था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, यहाँ से सर्वर का काफ़ी बेहतर उसको रिस्पॉन्स मिला पब्लिक की ओर से। ओके, ऑलमोस्ट जितने भी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी वगैरह कह सकते हो। तो विंडोज़ एंटी में क्या है, विंडोज़ में हम 2008 के अंदर कितना वो चेंजिंग होता हुआ है ये हम पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ पर। तो विंडोज़ एंटी की हम बात करते हैं, विंडोज़ एंटी इसको नेटवर्क के अंदर इसके साथ कनेक्शन वगैरह जो भी हम करते हैं उसको कंट्रोल वगैरह करना, उसको सेटअप वगैरह करना, इन सभी की जो है आपके सामने ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो विंडोज़ एंटी जैसे कि मैंने कहा कि विंडोज़ एंटी जो है ग्राफिक्स के जो इससे पहले जो थी डेस्कटॉप कंप्यूटर थे, जिसको सिर्फ वर्क स्टेशन बोला जाता था, विंडोज़ वर्क स्टेशन उसी तरह से जाना जाता था। ना उस टाइम के अंदर विंडोज 7 था, विंडोज 8 था, ना 10 था। ओके, तो 1993 के अंदर पहली बार कंपनी ने रिलीज़ की है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नाम दिया विंडोज़ एंटी। ओके, दिया था उसने, और ये माइक्रोसॉफ्ट का पहला और चॉइस और हाई एंड सिस्टम था उस ज़माने के अंदर 1993 के अंदर। कुछ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से उसका जो शुरुआत होता था विंडोज़ 90 एंटी का सर्वर जो होता था एंटी का, आपके सामने इस तरह से लोगो जो है स्टार्ट होता था। ओके, और यहीं से इस तरह का ग्राफिक्स आप देख सकते हैं। ओके, और इसके अंदर देख सकते हो कि इनका फाइल मैनेजर कुछ इस तरह से देख सकते हो कि यूज़र्स को बनाने वाली फाइल्स है, विंडोज स्टार्टी वगैरह जो होती है, इस तरह से उनकी एसेसरीज वगैरह की जो है इस तरह से। तो अब ये ग्राफिक्स ऐसे क्यों दिखाई देते हैं, ये ग्राफिक्स इतने सपोर्टिव क्यों ऐसे होते, क्योंकि हर एक कंप्यूटर के अंदर बीट की मेन इम्पोर्टेंट होती है, बीट कितना सपोर्ट करेगा मेन चीज़ है। और उनके हर विंडोज़ के साथ हेल्प मेनू दिया जाता था उस टाइम के अंदर। अगर कोई चीज़ आपको पता नहीं होती तो ये प्रोग्राम मैनेजर क्या करता है। ओके, ये चीज़ आपको होता है एडमिनिस्ट्रेटर प्रोग्राम, उस टाइम के अंदर प्रोग्राम मैनेजर वगैरह होते थे। आज के टाइम के अंदर आप हम एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स ऑप्शन होता है या फिर सिस्टम टूल्स होता है, आपके सामने कंट्रोल पैनल में मिलेगा। उस टाइम के अंदर, आज के टाइम के अंदर फाइल एक्सप्लोरर हम देखते थे, उस टाइम के अंदर फाइल मैनेजर होता था। ओके, और यहाँ पर कोई वगैरह कोई भी हमारा जो होता है, जो भी हम डायरेक्टरी या फोल्डर ओपन करते हैं तो इसकी जो स्टेटस बार मेनू होती है, मतलब कि कहाँ पर कौन सी डायरेक्टरी हमने ओपन की है, तो यहाँ पर इसकी जो है यहाँ पर इसकी एंट्री होती थी। ओके, उस टाइम के अंदर आप देख सकते हो। तो कहने का ऑलमोस्ट क्या मतलब है, जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं, जितने भी हमारे सिस्टम जो होते हैं, उसकी करंट वर्जन जब तक नहीं आई, एक तो 3.1 है, लेकिन ये 4.0 जब आया तब इंक्लूड किया और भी बहुत सारे नेटवर्क सर्वर जिसके अंदर विंडोज एंटी सर्वर और या तो फिर वर्क स्टेशन को भी ज़्यादातर इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाया गया था। लेकिन वो क्या था और कौन सी चीज़ें थी जो सेटअप करने के लिए लाया। तो विंडो एंटी को
जो विंडो एंटी ने रिप्लेस नहीं किया विंडोज़ 95 को। ओके, जब विंडोज़ एंटी जब उसके कंटेंट होते हैं, उसके इंटरफेस होता है, ये सिर्फ 32 बिट में ही काम कर रहा था, क्योंकि उस टाइम के अंदर, उस ज़माने के अंदर 32 बिट के ही प्रोसेसर मिलते थे, 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम ही बना सकते थे। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की थोड़ी प्रॉब्लम आप कह सकते हो। और उसी से हिसाब से जो ये सर्वर की डेटा के सिस्टम बोलो या कनेक्शन बोलो या फिर यूके की एक लिमिटेशन बोलो, ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। ये आपके सामने देख सकते हैं कि ये विंडोज़ एंटी वर्कस्टेशन है। ओके, विंडोज सर्वर नहीं है, विंडोज सर्वर भी आपने देख लिया एंटी का, लेकिन ये वर्कस्टेशन, और यहाँ पर कुछ वर्कस्टेशन ऐसा लिखा हुआ आता है। तो ये देख सकते हैं जैसे स्टार्ट है तो ये प्रोग्राम्स की इस तरह से देखने को मिलता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सेटिंग्स वगैरह, फाइल वगैरह। अगर कोई आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग की पूरी जानकारी है तो हेल्प पर क्लिक करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। शट डाउन करना है तो कुछ इस तरह से डायरेक्टली शट डाउन बटन आपको मिल जाता है। तो उस टाइम के अंदर शट डाउन और रीस्टार्ट का मतलब कि आपको दो ही ऑप्शन मिलते, ना ही स्लीप का ऑप्शन उस टाइम के अंदर था। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी जैसे तक कि यहाँ पर कोई एडिशनल ग्राफिक्स वगैरह नहीं एंटर होते। ओके, जैसे कि हमारा टास्क मैनेजर वगैरह जो डायरेक्टली हम स्मॉल आइकन वगैरह, तो ये क्या है, प्रोग्राम इंजीनियर जो होते हैं उनको जो है उस हिसाब से जो अलग अलग चीज़ें, तो यहाँ पर इस तरह से ग्राफिक्स होते थे। जैसे कि उस टाइम के अंदर माउस पॉइंट देख सकते हो, उस टाइम के अंदर माइक्रोप्रोसेसर को इस तरह से दिखाया जाता था। ओके, कारण इसका कारण क्या है, क्योंकि जो भी हमारा काम होता है, जो भी हमारा सिस्टम्स होता है, उसकी डिवाइसेस कितने कैसे और कितने कैसे तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बनाया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि 32 बिट का ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। आज के टाइम के अंदर हमारा डेस्कटॉप ही 64 बिट का है। तो अगर मैं उस टाइम के अंदर 1990 और 1991, 1992, 1993 और 1994 से लेकर 1995 तक चला जाऊँ तो हमारा नॉर्मल हमारा आज का 2021 का हमारा डेस्कटॉप ही काफ़ी कई गुना 10 गुना पावरफुल होता है। तो अभी हम समझते हैं विंडोज़ एंड एंटी, उस अगर बाय चांस पूरे वर्ल्ड में कोई विंडो एंटी यूज़ करता है तो उसके लिए नॉलेजेबल होगी समझने की, लेकिन आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही से फीचर एंटर होने लगे। तो देखा कि विंडोज़ 1993 के अंदर सर्वर इंजीनियर ने कि ये चीज़ हो रही, तो जब 4.0 आया तो उसके अंदर नए फीचर्स एंटर किए गए। तो विंडोज़ एंटी के अंदर पहला आया नेटवर्क करके, नेटवर्क क्लाइंट करके। इसके अंदर सपोर्टिव लॉगिन स्क्रिप्ट एंटर की गई। लॉगिन स्क्रिप्ट का सपोर्ट मतलब कि आपको उसको CD होती थी, छोटी छोटी CD होती थी, उसको अगर कोई स्क्रिप्ट एंटर करने तो उसकी प्रोग्राम की CD आपको चलानी होती है और सर उस कंप्यूटर के अंदर आपको लॉग स्क्रिप्ट ऑन करनी होती है। तो उससे कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सिस्टम बोलते हैं, उसको सिस्टम बोला जाता है, सर्विस नहीं बोली जाती थी। आज के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब कुछ जो फिक्स आता है। और जैसे हम सर्वर की कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं, अब आप देखोगे कि क्लाइंट एंड लॉगिन स्क्रिप्ट, ओके, तो वो उसकी बात कर रहा हूँ जो हम यूज़र ID और पासवर्ड की अंदर, तो उसके अंदर नेटवर्क की एक प्रोग्राम का नाम दिया गया था, तब वहाँ से ये सर्वर का स्टार्ट हुआ था। तो वो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सिस्टम सर्वर हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यही से सर्वर की ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 1993 के अंदर ही शुरुआत हो चुकी थी। ओके, फिर इनहेंस किया गया मेटा फाइल को 1993 से लेकर 1995 के अंदर इनहेंस किया गया मेटा फाइल। ये क्या करता है, स्पूलिंग एंड इम्प्रूव नेटवर्किंग प्रिंटिंग स्पीड। प्रिंटर जब हम कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के अंदर तो उस प्रिंटर की स्पूलिंग होती है, जैसे कि हम पोल बोलते हैं। ओके, मैं बताऊंगा पोल क्या होता है। ओके, तो हमारा जो होता है प्रिंटिंग पोल होता है, फिर एक स्कोप होता है। ओके, स्कोप का मतलब होता है कि DSP स्कोप वगैरह, वो भी बताऊंगा। लेकिन प्रिंटिंग स्पीड मतलब कि प्रिंटर को कैसे बताना है कि वो नेटवर्क में है, कनेक्ट किया गया है, इसको ये डेटा प्रिंटर करना है, कैसे प्रिंट करना है, ये सब कुछ जो है ये विंडोज़ एंटी की मेटा फाइल को बनाया गया था, जिसको इनहेंस मेटा फाइल जिसको बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर सपोर्ट फॉर 15 नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये सिर्फ 15 नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता था उस टाइम के अंदर। हम विंडोज़ 1993 की हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट इसके अंदर हम IP की बात करते हैं, TCP UDP है,
फिर SMTP है, फिर FTP है, फिर FTPS है, फिर आप उस टाइम के अंदर IMAP चलता था, POP3 नहीं आता, क्योंकि ईमेल को डाउनलोड करना पड़ता था। फिर हम जैसे कि कोई हमारा टेलनेट हो गया तो टेलनेट से कनेक्ट करना, टेलनेट भी पुराना है, और भी प्रोटोकॉल्स हैं जो मैंने NTP प्रोटोकॉल वगैरह, तो आपको ये सपोर्ट करते हैं। सिर्फ 15 नेटवर्क प्रोटोकॉल ही उस टाइम के अंदर सपोर्टिव होता है, क्योंकि ये जो विंडोज NT को इसका प्रोटोकॉल जो है उसकी थियरी मतलब कि बेसिक से जो नॉर्मल तरीके से हमारा कंप्यूटर जो है उसी के ऊपर से यह स्क्रिप्ट मतलब कि इसकी प्रोग्रामिंग सेटअप किया गया। अब पेयर टू पेयर एंड FTP सर्वर कैपेबिलिटीज बनाए गए। पहली बार जब हम उसके अंदर बात करते हैं तो 1983 के अंदर FTP जो सर्वर आया था, तो लोगों को फाइल ट्रांसफ़र करने में दिक्कत आती थी। कैसी दिक्कत की, अगर एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजा है या शेयर किया है या फिर सेंड किया है, तो कहने का मतलब कि अगर वो फाइल सामने वाले को नहीं मिलती या वो बीच में से खराब हो जाए तो फिर से वो जो है फाइल मिलती है। उस टाइम के अंदर ये काफ़ी दिक्कतें आती थी। दूसरा कि अगर दोनों के अंदर से डेटा डिलीट होते थे या फिर डैमेज होते, तो उस टाइम के अंदर वायरसेस भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। वायरस से भी जो है 1993 और 1991 के अंदर प्रॉब्लम होती थी, तो उसके कारण भी जो है प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पर पेयर टू पेयर नेटवर्क FTP सर्वर, पेयर टू पेयर नेटवर्क और FTP सर्वर, इसकी सभी की कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई गई। इसकी सभी की कैपेबिलिटी मतलब इसकी सिस्टम बात करी। फिर हम क्लाइंट सॉफ्टवेयर की बात करें। क्लाइंट सर्वर का मतलब होता है कि ऐसे सर्वर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें सर्वर जो होता है उसके साथ जो कनेक्शन करता है। तो क्लाइंट के सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब कि यूँ कहें कि हमारे कंप्यूटर के, जैसे मैंने कहा था कि टेलनेट, उस टाइम के अंदर टेलनेट बहुत फेमस हुआ था। तो एक SSH लॉगिन रिमोट सिस्टम में, और बहुत दोनों के लिए की बहुत टेलनेट के अंदर और FTP सर्विसेज के अंदर। तो क्लाइंट के अंदर भी ये चीज़ काफ़ी एंटर की, मतलब कि उस टाइम के अंदर विंडोज़ 95 का डेस्कटॉप वर्जन और उस टाइम के अंदर विंडोज़ 90 का FTP सर्वर काफ़ी बेहतर तरीके से बनाया गया। दूसरा जो है मैसेजिंग कैपेबिलिटी मतलब कि मैसेज जो करते हैं तो फिर इसकी कैपेसिटी जो है आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो जितने भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं कंपनीज के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा भेजते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर। तो मैसेजिंग कैपेबिलिटीज़ ये जो हमें बताती है कि आप किस तरह से कम्युनिकेशन, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन, एक दूसरे की यूँ कहे कि कम्युनिकेटिंग वगैरह जो है ये कैसे होती थी। ओके, तो ऑलमोस्ट विंडोज मैसेजिंग सब सिस्टम्स एंटर करने की सिस्टम इसी के अंदर से शुरुआत हुई। तो ये WMS कहते हैं इसको। तो ये क्या करते, एक सेंट्रलाइज मैसेजिंग सिस्टम था। उस टाइम के अंदर ईमेलिंग वगैरह होती थी, लेकिन किसी पब्लिक के लिए नहीं होती थी। ईमेलिंग सिस्टम मतलब कि अगर आप ध्यान से देखो, याहू कंपनी जब पहली बार मैसेजिंग का या फिर इलेक्ट्रिकल मैसेज करना ईमेल का, वो सिर्फ अपने लिए यूज़ करती थी, वो भी विंडोज़ 95 का यूज़ करते हुए। उस टाइम के अंदर गूगल कंपनी का नामो निशान नहीं था और ना ही गूगल कंपनी थी। ओके, गूगल कंपनी 1998 से शुरुआत हुई थी और 1999 के अंदर फिर उसका शुरुआत, वो भी यही विंडोज़ 95 से शुरुआत उसने की थी। तो अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट को एक्सचेंज करना मतलब कि एक प्रोग्राम है, एक सिस्टम से उसको दूसरे सिस्टम्स के अंदर डालना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वो इम्पोर्टेंट मैसेजिंग के अंदर डालने के लिए ये एक्सचेंज मतलब एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए चीज़ मिलती है। दूसरा जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है शेड्यूल और इसके अंदर इंक्लूडिंग कोई चीज़ करनी है, जैसे कि अगर मुझे कोई नया आदमी आया है, नया एम्प्लॉय आया है, तो इसकी भी मैसेजिंग सिस्टम, उसके भी अकाउंट्स वगैरह बनाना तो इसके अंदर यूज़ करते हैं। उस टाइम के अंदर विन चैट, उसके अंदर नेट मैसेज और नेट मतलब .net या फिर net.net ये जैसी चीज़ थी
आपको देखने को मिल जाती है। उस टाइम के अंदर वही पुरानी विनचैट सिस्टम्स और नेट मैसेज इस तरह से प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आप दे सकते हो, मिल जाती है मैसेजिंग करने के लिए। अब रिमोट मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, रिमोट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैं यहाँ पर अपने एक कमरे में बैठा हुआ हूँ और तीसरे फ्लोर पर मेरा सर्वर है, ओके। उसको मुझे बिना वहाँ जाए यहाँ से मुझे एक्सेस करना है, उसे कहते हैं रिमोट मैनेजमेंट। तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, अपने ही सर्वर का नेटवर्क यूज़ करता हूँ और अपने ही सर्वर की रिमोट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ को यूज़ करता हूँ। बिना वहाँ जाए मैं वहाँ से यहाँ उसका एक्सेस ले सकता हूँ, उसे कहते हैं रिमोट मैनेजमेंट। दूसरी भाषा में कहें कि अगर मेरा कंप्यूटर यहाँ है, मेरा पर्सनल कंप्यूटर यहाँ है और सर्वर किसी दूसरी बिल्डिंग में है, तो वो बिल्डिंग में मुझे नहीं जाना है और यहीं से मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उसे कहते हैं रिमोट मैनेजमेंट, ओके। तो वहाँ से ये सिस्टम काफ़ी बेहतर बनना स्टार्ट हुई थी, ओके। इससे होता क्या है, एक तो आपका टाइम बचता है, दूसरा आपका कम्युनिकेशन अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सकते हो। तीसरी चीज़, अगर उसके ऊपर कोई भी आपको न्यू सर्विस ऐड करनी या चेंजिंग करना है, हटाना है, तो आप ये रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम से सेटअप कर सकते हो। तो रिमोट मैनेजमेंट यूटिलिटीज होती है जैसे कि इवेंट व्यूअर, ओके, मैंने आपको बताया था। फिर परफॉर्मेंस मॉनिटर मैंने आपको बताया था। कंट्रोल पैनल में जाइए, आपको इवेंट व्यूअर की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट मैंने आपको बता चुका है इन सभी के अंदर, ओके। तो कंट्रोल पैनल के उस टाइम के अंदर इवेंट व्यूअर, परफॉर्मेंस मॉनिटर, सर्विस कंट्रोलर और रजिस्टर एडिटर, इसी के लिए रिमोट मैनेजमेंट ज़्यादातर यूज़ होते थे, ओके। तो इवेंट व्यूअर में मैंने आपको बताया था कि हम कौन सा लॉगिन हुआ, कब लॉगिन हुआ, कैसे काम कर रहा है, कैसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, सब कुछ इवेंट व्यूअर के अंदर एंटर होता था। परफॉर्मेंस मॉनिटर में आपका परफॉर्मेंस, नेटवर्क का परफॉर्मेंस, हार्डवेयर का परफॉर्मेंस, सीपीयू का परफॉर्मेंस और भी आप नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक कैसे होती है वो सब कुछ देखते हैं। सर्विस कंट्रोल मतलब कि मुझे कोई सर्विस बंद करनी या सर्विस चालू करनी कंप्यूटर की। और रजिस्ट्री एडिटर का मतलब कि रजिस्ट्री होती है जिसके अंदर थोड़ा बहुत जो है सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस वगैरह करना, तो उसकी एडिटिंग सिस्टम्स होती है। डायल आउट कैपेबिलिटी टू रिमोट सर्वर, ओके। डायल आउट कैपेबिलिटी ये भी एक तरह का रिमोट एक्सेस है। अब मुझे डायल उस टाइम के अंदर इंटरनेट जो था उसको डायल अप कनेक्शन किया जाता था, मतलब कि डायल अप कनेक्शन आप कह सकते हो। तो उसकी कैपेबिलिटी रिमोट सर्वर्स के लिए यूज़ होती थी, ओके। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है और उसे कहते हैं रिमोट डायल इन कैपेबिलिटी। और आज के टाइम के अंदर हम ब्रॉडबैंड डायरेक्ट क्लिक करते हैं, लेकिन उस टाइम पर डायल अप कनेक्शन यूज़ होता था, रिमोट डायल अप कनेक्शन। तो जो इंटरनेट देता था उसके पास जो है एक केबल लेकर हमारे सिस्टम के अंदर, उस ज़माने के अंदर ईथरनेट टेक्नोलॉजी ज़्यादा फेमस हुई थी 1990 और 1993 से, ओके। तो सर्वर जो होते हैं वो इंडिविजुअली हमारे मेन सर्वर, हमारे मेन नेटवर्क के अंदर साथ कनेक्ट होते हैं, ओके। तो जो मेन नेटवर्क में जो भी उस टाइम के अंदर बात कर रहा हूँ, विंडोज़ 95 की 1980 की बात करता हूँ, तो ऐसे डायरेक्टली वो कनेक्शन नहीं देता था। उस टाइम के अंदर आपको जो है पहले तो आपको ईथरनेट ही आपके पास ऑप्शन था। दूसरा कि आपका वर्क स्टेशन मेन इम्पोर्टेंट था, जिसका उस टाइम के अंदर कौन कौन सी कंपनी थी, किस तरह की हार्डवेयर बनाती थी, ये सब कुछ मैं समझाऊंगा। तो हार्ड डिस्क उस टाइम के अंदर जो थी वो पाटा हार्ड डिस्क थी, साटा हार्ड डिस्क नहीं थी, जिसको एटी हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, ओके। तो ये हार्ड डिस्क, एटी हार्ड डिस्क कैसे कहते हैं, मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर सब कुछ समझा दिया था, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए तो पता चल जाएगा। तो उस टाइम के अंदर डेटा बहुत इम्पोर्टेंट, आज के टाइम के अंदर आप देख सकते हो कि बहुत सारी डेटा को स्टोर करने की टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन उस टाइम की सिर्फ एक ही कि हार्ड डिस्क, अगर हार्ड डिस्क ख़राब हो गई तो वो जो डेटा है वो डैमेज हो जाएगा, ओके। और ख़ास करके सर्वर्स की, ओके। तो वो भी 32 बिट में ही हमारे जो सिस्टम्स होते हैं। तो इसके अंदर RAS, रिमोट एक्सेस सर्विसेज, ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट बन चुकी थी। ये भी मैं समझाऊंगा। रास, इसके अंदर रास सर्वर भी आता है, ओके। तो इंटरफेस एक्सेस हमारा विंडोज 80 सर्वर जो होता है, और उसके अंदर DNS नेम एंटर किया गया, किसके लिए, रिसोर्स कनेक्शन के लिए, ओके। जैसे मैंने कहा
कि एक कंपनी का एक ग्रुप है, जैसे कि डिपार्टमेंट मान लो, ओके, कि एक ही डिज़ाइन डिपार्टमेंट, एक सीईओ, एक एचआर डिपार्टमेंट है, एक सेलर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एक एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, एक इंजीनियर डिपार्टमेंट है, और एक मान के चलो कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी डिपार्टमेंट हो। इन सभी के डेटा इन सभी के अंदर तो है ही, लेकिन ऊपर से ये इनके डेटा सर्वर में भी अपलोड हो रहे हैं टाइम टू टाइम और सेव भी हो रहे हैं। तब अब ये चीज़ अगर मुझे रिसोर्स कनेक्शन या फिर डीएनएस सिस्टम नेम्स वगैरह जो है, तो ये उसी से इंटरनेट एक्सेस करना है, तो फिर मुझे विंडोज़ 90 सर्वर के 90 सर्वर्स बनाना होगा, डीएनएस नेम देना होगा, और वो किसके लिए, रिसोर्स कनेक्शन के लिए बनाना होता है। ओके, तो अगर मेरा दूसरा एक कंपनी है और उसके साथ मुझे ये डेटा को शेयर करना है, तो ये चीज़ इसी से होता है। ओके, डायल आउट कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, उस टाइम के अंदर रिमोट सर्वर काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे, वो वही यूज़ करता था जो सर्वर इंजीनियर हो और नेटवर्क इंजीनियर हो। ओके, इंक्लूडिंग इंटरनेट सर्विसेज। ओके, उस टाइम के अंदर इतना इंटरनेट नहीं फेमस हुआ था। 1990 की बात करूँ, 1993 के अंदर सिर्फ वन ऑपरेटर होते थे, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मिलिट्री ग्रेड में, और चौथा जो हाई लेवल की कंपनी होती थी, जैसे कि IBM कंपनी है। फिर हम बात करें, हम एप्पल जैसी कंपनी की बात करें, फिर बहुत सारे IEEE हो गए, IANA हो गया, फिर आपका इंटेल कंपनी हो गया। उस टाइम की जो है इंटरनेट सर्विस बड़ी बड़ी कंपनी और वो ऑलमोस्ट मीडियम टाइप की कंपनी जो है, जो गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनेट सर्विसेज जो है एंटर की जाती थी। ओके, तो उस टाइम में डायल अप कनेक्शन ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे। ओके, रिमोट डायल जो एबिलिटी है, तो कोई भी वर्कस्टेशन के अंदर जो है वो रिमोट डायल उसके अंदर यूज़ करता, मतलब कि कोई भी रिमोटली एक्सेस कर सकता है डायल अप कनेक्शन यूज़। ये सर्विसेज की बात करते तो उस टाइम की डेवलप की गई थी वो। उसके टाइम के अंदर फुल नेटवर्क फंक्शनलिटी रिमोट लिंक्स के अंदर यूज़ करने के लिए आपको नेट BOE, IPSPX, TCP IP प्रोटोकॉल्स, ये प्रोटोकॉल्स काफ़ी फुल नेटवर्क के फंक्शनल के लिए बनाए गए थे। ओके, आज की टाइम के अंदर हम SSH यूज़ करते हैं। ओके, वो भी आपको समझा कि SSH क्या होता है। टेलनेट भी चलता है, लेकिन टेलनेट इतना आपको जो कहे कि वो रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि उस टाइम के अंदर वो रिस्पॉन्स अच्छा देता था। क्योंकि आज के टाइम के अंदर जो है टेलनेट कम ही यूज़ करते हैं, उसकी जगह पर SSH प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं। डायल इन कैपेबिलिटी जो होता है वो इसकी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो है रिमोट नेटवर्क सर्वर जो होता है वो ज़्यादातर RAS सर्विस यूज़ करता है, रिमोट एक्सेस सर्विसेज को यूज़ करता है। तो इसकी कैपेबिलिटी बढ़ाई गई विंडो 93 से विंडोज़ 95 के अंदर, मतलब वर्जन 4.0 की हम बात करें। ये 3.1 है आपके सामने, लेकिन ये जिसकी सर्विसेज जो है 4.1 में काफ़ी बढ़ाई गई एडवांस सर्वर्स के अंदर। और उसके अंदर कैपेबिलिटी मल्टी लिंक कैपेबिलिटी के लिए एंटर की गई। मल्टी कैपेबिलिटी क्या क्योंकि चैनल एग्रेशन होती है, क्योंकि मल्टीपल मॉडेम कनेक्शन। अब ये क्या होता है कि अगर मेरा एक इंटरनेट चला गया तो दूसरा मुझे इंटरनेट चाहिए होगा, क्योंकि मेरा काम रुकना नहीं चाहिए, मेरा जो सर्विस जो है डैमेज ना हो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल मॉडेम कनेक्शन रखते हैं। अगर मान के चलते हो हम इंडिया में है तो जियो का है और दूसरा एयरटेल का है, तो मान के चलते हैं कि जियो जो है, जियो का केबल कनेक्शन जो है ख़राब हो गया है या फिर चलता नहीं है या फिर उसको मेंटेनेंस में चलना है, तो मैं एयरटेल के ऊपर जो मेरा डाटा चलना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक ही सेकंड के अंदर वो जो है वो कनेक्शन जो है, चैनल जो है बदल जाएगी। वो उस तरह से रिमोटली एक्सेस कनेक्शन होता है। तो ये चीज़ होती है। अब सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, तो देखिए कोई भी कंपनी जब ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनाती है तो सिक्योरिटी तो पहले ही रखी थी, पहले से ये जो है ये कहे कि ये सिस्टम चलती आई है सिक्योरिटी की। होगी तो ये जो है सिक्योरिटी कैसे दी गई थी, किस तरह की थी, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करो कि उसके दूसरे पार्ट के अंदर विंडोज NT के बारे में समझाऊंगा। तो thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue
और नेक्स्ट टॉपिक में यहीं से शुरू करूँगा, यहीं से नेक्स्ट वीडियो हमारा कंटिन्यू होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। और अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो शायद 1 घंटे की भी वीडियो हो जाएगी, जिसको आपका हो सकता है आपको बोर कर दे। तो हमारे जितने भी सर्वर के जो वीडियो होंगे वो हमारे 30 या 40 मिनट के होंगे। ओके, ये चीज़ सब ध्यान रखें। और शायद ही कुछ एक्स्ट्रा हमारी एडवांस होगी तो मैं 1 घंटे की वीडियो बनाऊँगा, लेकिन सभी जो है पार्ट वाइज होगी। तो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो यहीं से मैं शुरू करूँगा सिक्योरिटी के बारे में। तो थैंक यू। जैसे तो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।